हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल लाइफ। हम पढ़ रहे थे भारत की खोज और उसमें हमने आखिरी टॉपिक पढ़ा था भारत की विविधता और एकता। वो चैप्टर थोड़ा काफ़ी बड़ा था टॉपिक, इसलिए मैं उसमें फ्लो चार्ट नहीं बता पाया था। तो आज इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स के फ्लो चार्ट देखेंगे। उससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था भारत माता और भारत की विविधता और एकता, उसको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया अपने वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो अभी हम उसका फ्लो चार्ट देख रहे हैं और इससे आप अच्छे तरीके से रिवाइज रिकॉल कर सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू अक्सर ग्राम सभा किया करते थे, ग्राम सभा में जाया करते थे और वहाँ पे देश की चर्चा करते थे। देश की चर्चा किस सेंस में? तो भारत और हिंदुस्तान के सेंस में, ठीक है। यानी जब भी वे किसी भी सभा में जाते थे तो अपने देश के बारे में लोगों को बताते थे, क्योंकि गांव के किसान अधिकतर वो अपने गांव के आसपास के चीज़ों के बारे में ही जानते हैं। देश में क्या हो रहा है, क्या संघर्ष चल रहा है, देश की अन्य गतिविधियां क्या है, वे सभी के बारे में नहीं जानते। इसीलिए जब भी नेहरू जी कभी जाते थे गांव में, ग्राम सभा करते थे, तो हमेशा उनसे देश की चर्चा करते थे। किंतु शहरी सभा में जब वे जाते थे तो शहर के लोग अपेक्षाकृत आधुनिक थे। इसका मतलब है कि जिस तरह से गांव के लोगों को समझाना पड़ता था कि देश में ये चल रहा है, ऐसे हो रहा है, आपको ये सभी चीजें नहीं करनी चाहिए, ये चीजें करनी चाहिए, तो उस तरह शहरों में नहीं था। शहर के लोग बहुत सारी चीजें जानते थे और देश के बारे में वो लोग जानते भी थे। इसीलिए वे दमदार भाषण की आशा करते थे कि नेहरू जी कुछ अलग बताएंगे, क्योंकि जो चीजें उन्हें पता थी तो अगर वो बताया जाए तो फिर इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसीलिए शहरी सभा में नेहरू जी को दमदार भाषण देना पड़ता था, कुछ अलग बताना पड़ता था। अब जब नेहरू जी ग्राम सभा में जाते हैं, देश की चर्चा करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज चर्चा करते हैं? तो देश की विविधता के बारे में, कि देश में कितनी सारी विविधताएं हैं, उन्हें लोगों को समझाना पड़ता था कि आप जो ये गांव में रह रहे हैं, केवल इतना ही नहीं है, हमारे देश की दुनिया, हमारी देश बहुत बड़ी है, उसमें अलग अलग तरह की विविधताएं हैं। और अखंड भारत की चर्चा, यानी वे बताते थे कि ये जो हमारा भारत है वो अखंड है, एक दूसरे से कोई भी सभ्यता संस्कृति एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। भले ही हमारे अंदर कई तरह की विविधताएं देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी इन सभी विविधताओं के बावजूद हम सभी एक हैं, एक सूत्र में बंधे हुए हैं। और विविधता में भी एकता के बारे में बताते हैं। साथ ही सभी जगहों के किसानों की समान समस्याएं। वे ये भी बताते थे कि जिस तरह से आपकी समस्याएं हैं, उस तरह देश के अन्य भागों में जो भी किसान हैं उनकी भी वही समस्याएं हैं। यानी आप ये ना सोचिए कि केवल हमारी ही समस्याएं हैं। देश में अलग अलग जगह पे, अलग अलग कोनों में किसान रहते हैं और उन सभी किसानों की भी समान समस्याएं हैं जिस तरह से आपकी है। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं? गरीबी है, कर्ज है, निहित स्वार्थ, भारी लगान, बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था उन लोगों से, और पुलिस का अत्याचार। और अंग्रेजी शासन में ये नियम बनाया गया था कि अगर कोई टैक्स नहीं देता है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा बिना कोर्ट में पेश किए हुए। तो ये सभी पुलिस का अत्याचार, ये सभी चीजें किसानों को झेलना पड़ता था, और देश के सभी किसानों को, एक जगह किसान का नहीं। और एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, किसानों को उनके महाकाव्यों और पुरागाथाओं व दंत कथाओं का ज्ञान तथा धार्मिक स्थलों की यात्रा के अनुभव ने नेहरू जी की बातों पर यकीन करने में मददगार साबित हुआ। कि जो पहले से कुछ नहीं जानता हो उन्हें समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए नेहरू जी को लगता था कि गांव के लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि अक्सर गांव के लोग जो होते हैं वो महाकाव्यों के बारे में, पुरागाथाओं के बारे में, जो पुरानी जो कथाएं चलती हैं, एक दूसरे से जो सुनते हैं, उन सभी से कुछ तो जानते ही थे। और धार्मिक स्थलों की कितनों ने यात्रा भी की थी, और उन सभी अनुभवों के कारण
जो भी नेहरू जी बताते थे उन्हें देश के बारे में, तो किसान लोग विश्वास कर लेते थे। अतः भारत माता का अभिप्राय, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत माता वे जब किसी भी ग्राम सभा में नेहरू जी पहुंचते थे तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये चर्चा गूंजने लगती थी। तो नेहरू जी पूछते थे अक्सर कि बताओ कि भारत माता कौन है? आप भारत माता की नारा लगा रहे हो, लेकिन वो है कौन? तो लोग अलग अलग तरह के जवाब देते थे। कभी कभी तो सोच में पड़ जाते थे कि क्या जवाब दिया जाए। तो आखिरी में ये निष्कर्ष निकलता है, नेहरू जी सबको बताते हैं कि भारत माता का तात्पर्य ये पहाड़ों से है। ये पहाड़, जंगल, नदियां, झरने, खेत और देश की मिट्टी। तो लोग हमेशा जवाब देते थे कि देश की मिट्टी है भारत माता, यानी भारत माता की जय मतलब कि देश की मिट्टी की जय। तो नेहरू जी ने कहा कि नहीं, देश की मिट्टी तो है, लेकिन साथ में जो इस मिट्टी के ऊपर जो भी पहाड़ है, जंगल है, जो नदियां बह रही है, जो झरने गिर रहे हैं, जिन खेतों में हम अपनी फसलें लगाते हैं, जो हमें भोजन मुहैया कराते हैं, ये सभी भारत माता के ही अंग है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है भारत माता के अंतर्गत, वह है देश की जनता, यानी देश की जनता ही भारत माता है। इसका मतलब कि भारत माता की जय अर्थात देश की जनता की जय। अब दूसरा टॉपिक आता है भारत की विविधता और एकता। तो मैंने आपको विविधता बताया था कि अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, वेशभूषा, खान पान, इन सभी में विविधताएं देखने को मिलती है अपने देश में। और उसमें भी एकता है। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम सभी के अंदर यूनिटी है, और ये बहुत ही एक अद्भुत है हमारे अंदर। तो एक अद्भुत है, प्रकट है, मतलब कि ये दिख सकता है। अभी तो खैर हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आप कहीं भी जब घूमने जाइएगा तो पता चलेगा अलग अलग तरह की क्या विविधताएं हैं। तो वो प्रकट है, अद्भुत है और सतह पर दिखने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम बस ऊपर ऊपर हवा में बातें कर रहे हैं कि भारत में विविधता बहुत ज्यादा है। तो ये केवल बोलने के लिए नहीं है, ये सतह पर ये दिखने वाला भी है। कहीं भी आप जाइएगा एक जगह से दूसरी जगह तो विविधताएं देखने को मिलती है। और एक क्षेत्र में नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में भाषा, बोली, संस्कृति, पहनावा ओढ़ावा, खान पान, इन सभी चीज में विविधता मिलती है। और किस चीज में? तो शारीरिक, मानसिक, भाषा और खान पान। तो शारीरिक रूप में भी विभिन्नताएं हैं, यानी कि देखने में भी। अभी भी भारत के एक कोने के दूसरे कोने से लोग थोड़े अलग मिलते हैं, यानी देखने में उनका जो अपीयरेंस होता है वो एक दूसरे से थोड़ी अलग होता है। तो एक पॉइंट है कि भारत की विविधता में एकता का बंधन इतना मजबूत है कि यहाँ के लोग कई सीमांत प्रदेशों की शैली को अपनाते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते और अपनी संस्कृति को सर्वोच्च मानते हैं। मसलन पठानों की लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। इसके बावजूद पठान पर भी भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। यानी इसमें यह बताया गया है कि ये जो भारत में जो विविधता का बंधन है, विविधता में एकता का जो बंधन है, जो अब तक हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनके शारीरिक रूप में भी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, खान पान, बोली, उनकी भाषाएं भी एक दूसरे की अलग है। लेकिन ये जो डाइवर्सिटी में यूनिटी है, यानी विविधता में एकता है, इसका बंधन इतना मजबूत है कि अगर इसमें का कोई भी किसी भी एक प्रदेश का लोग अगर किसी दूसरे देश के किसी शैली को अपनाता है तो ऐसा नहीं कि वो उसके प्रभाव में आ जाएगा। भले ही वो अपनाने के लिए अपना रहा है, लेकिन वो भारतीय संस्कृति के अंदर ही खुला मिला रहेगा हमेशा। यह है भारत के विविधता में एकता। तो जैसे कि बात करते हैं कि जो पठानों की जो लोक प्रचलित नृत्य है, जो लोक नृत्य वहां प्रस्तुत किया जाता है, वो रूसी कोजक से मिलता है। यानी रूस में एक नृत्य शैली है कोजक नृत्य शैली है, उससे मिलता है। यानी कि वहां के नृत्य शैली को वे अपना रहे हैं, पठान जो कि भारत का एक हिस्सा है।
फिर भी इसके बावजूद पठान पर भी छाप, भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसी तमिल पर। यानी एक जो भारतीयता की जो छाप है वो दक्षिण भारतीय राज्य यानी कि जो तमिल के लोगों पर जितना है उतना की पठानों पर भी है। अब एक और उदाहरण है कि कश्मीर के रीति रिवाज हिमालय के उस पार के देशों से मिलते जुलते हैं, फिर भी वे भारत के अंग हैं। भारत की संस्कृति का असर है उन पर, पूरी तरीके से भारत की संस्कृति में घुल मिल सा गए हैं। अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसे हुए पुराने तुर्क व दूसरी जातीय, यानी अभी जो वर्तमान समय में जो यहाँ पे लोग रहते हैं, यानी अभी जो कुछ भी है वो इस्लाम धर्म के आने के पहले बौद्ध थे। यानी कि जो लोग अफगानिस्तान और मध्य एशिया में आकर बस गए वो इस्लाम धर्म के आने के पहले क्या थे, बौद्ध थे, और उससे भी पहले क्या थे, हिंदू थे वैदिक काल में। यानी कि मुख्य रूप से यहाँ क्या देखे जा रही है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन हो रहा है। तो सीमांत प्रदेश भारतीय संस्कृति का केंद्र, यानी कि अभी जो हम एक बंधन की बात किए कि विविधता में जो एकता का बंधन है वो बहुत ही मजबूत है, तो एक सीमांत प्रदेश की बात करते हैं कि एक भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। जैसे कि हम बात किए थे तक्षशिला के बारे में, जो कि सीमांत प्रदेश पास स्थित था। वहाँ पे भारत ही नहीं बल्कि एशिया के अलग अलग भागों से लोग हमेशा वहाँ पे आते जाते रहे। तो प्राचीन स्मारक, तो बहुत सारे ऐसे प्राचीन स्मारक के अवशेष वहाँ मिले हैं, जिससे कि पता चलता है कि जो भारतीय संस्कृति है वो सीमांत प्रदेशों में वो केंद्र के रूप में बसा हुआ था। यानी कि अगर मुख्य रूप से अगर कहा जाए कि जो भारतीय संस्कृति है उसका केंद्र क्या है, उसका केंद्र कहाँ स्थित है और मुख्य रूप से उसको कहाँ देखा जा सकता है, तो वह है सीमांत प्रदेशों में। सीमांत प्रदेश यानी कि जहाँ पे अपने सीमा का अंत हो रहा है वहां पे मिल सकता है। तो वहां पे क्या मिलते हैं, प्राचीन स्मारक मिलते हैं और मठों के ढेर मिलते हैं, और सबसे विशेष जो कि है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण 2000 वर्ष पहले हुआ था, और इसमें भारत ही नहीं, भारत के अतिरिक्त एशिया के अन्य भागों से भी विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। यानी इतना प्रचलित था उस समय ये 2000 पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि भारतीय संस्कृति का एक केंद्र था। और ये कहाँ पे स्थित था, तो जो सीमांत प्रदेश है, यानी कि यहाँ से जो जम्मू एंड कश्मीर है और यहाँ पे जो सीमांत प्रदेश है वहां पे वो स्थित था। अब इसमें क्या हुआ, इसके दौरान में धर्म परिवर्तन का प्रभाव, यानी लोगों ने धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया एक धर्म से दूसरे धर्म में, किंतु मानसिकता इससे रहा। भले ही लोगों ने एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लिया, लेकिन उनकी जो मानसिकता थी, जो सोचने विचारने की जो शक्ति थी, वो स्थिर रही। यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। भले ही वो जानने के लिए, यानी कि अगर किसी ने धर्म परिवर्तन कर दिया है तो उसे अब नए धर्म के नाम, नए धर्म के रूप में उन्हें पहचाना जाएगा, नए धर्म के लोग के रूप में उन्हें पहचाना जाएगा, लेकिन उनके अंदर की जो मानसिकता है, जो सोचने विचारने की जो क्षमता है वो सेम है, अभी वही है, पहले की ही है। अतः भारतीय विविधता का प्रमाण, यानी हम कैसे माने कि भारत में इतनी सारी विविधताएं हैं और ये आज की नहीं बल्कि सदियों से चलती आ रही है। तो इसका प्रमाण जो है एक चरम उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, यानी कि पठान और तमिल। चरम उदाहरण का मतलब है कि इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तमिल जो कि दक्षिण भारत का हिस्सा है और पठान जो कि उत्तरी पूर्वी का। इसके बीच में जो भाषाई भिन्नता है, अलग अलग त्योहार है, इनके अलग अलग खान पान है, किंतु भारतीयता की गहरी छाप है। यानी कि भले ही उनके त्योहार, उनके खान पान, उनके रहने का तौर तरीके अलग अलग हो, लेकिन उनके ऊपर भारतीयता की छाप है। तो इसका जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है,
कि ये जो विविधता है वो अभी का नहीं है, यानी कि बहुत समय से, वर्षों से चली आ रही है ये विविधता। तो ये सभी सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। यानी बहुत सी ऐसी परंपराएं आज हम देखते हैं जो बहुत ही पुरानी है और इस सदियों से हम इसका पालन करते आ रहे हैं, और साथ ही अभिलेखों में मिलता है। बहुत से अभिलेख हैं, उनसे भी हमें इन सभी चीज़ों के, इन सभी विविधताओं का पता चलता है कि ये सभी विविधताएं बहुत समय पहले से ही चलती आ रही है। भारतीय लोगों की समानताएं। भारतीय लोगों में क्या समानताएं? तो अपनी परंपराओं का पालन करना। भारत के जितने भी लोग हैं वे अपनी पुरानी परंपराओं का, जो परंपराएं चलती आ रही है, उनका पालन करते हैं। राष्ट्रीय विरासत का एक होना, और सबसे स्पष्ट रूप से यह है कि वे सभी अपने राष्ट्रीय विरासत को एक मानते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि जो हमने उदाहरण देखा था पठान और तमिल के बारे में, तो जो पठान बोले कि हमारा जो राष्ट्रीय विरासत है ये है, तो तमिल भी बोले कि यही मेरा राष्ट्रीय विरासत है। यानी राष्ट्रीय विरासत में कोई अंतर नहीं है, सभी एक ही चीज को राष्ट्रीय विरासत के रूप में मानते हैं। तो सभ्यता के प्रारंभ से ही एकता का स्वप्न, और जब से इस सभ्यता का प्रारंभ हुआ, आज जो भी चल रहा है इसका शुरुआत बहुत पहले हुआ था। तो इस सभ्यता का प्रारंभ जब से हुआ, लोगों ने एक ही स्वप्न देखा था, वो था एकता का। लोग जानते थे कि हम सभी में काफी डिफरेंसेस है, काफी भिन्नताएं हैं, फिर भी हम सभी का स्वप्न क्या है कि हम सभी एक रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे। ये सभ्यता के प्रारंभ से ही चलता आ रहा है। और है नैतिक व मानसिक विशेषताओं की समानता। तो नैतिक और मानसिक विशेषताओं में बताया था कि नैतिक और मानसिक क्या होता है। मानसिक विशेषताएं यानी कि सोचने समझने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होता है, जो तरीका होता है, वो सभी का समान है। और नैतिक रूप से यानी कि अगर कोई जीवों के प्रति जो दया दिखाता है, तो वो उस तरह का जो क्षमता होता है उसको नैतिक कहा जाता है। यानी किसी और का दुख देखकर खुद को दुख होता है, तो वो नैतिक कारण है, वो नैतिक है। तो नैतिक और मानसिक विशेषताएं दोनों में देखने को मिलती है। भारतीय संस्कृति पर विदेशियों का प्रभाव। ऐसा नहीं कि ये जो संस्कृति है, हम सभी ने जब एकता का स्वप्न देखा और एकता के बंधन में बंध गए, तो कोई और नहीं आया कि इस एकता को समाप्त करे। तो बहुत सारे ऐसे विदेशी भी आए जिन्होंने यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की विविधता को प्रभावित करने का प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, ये हम आगे देखते हैं। संस्कृति की मजबूती ने विदेशी अपने में मिला लिया। यानी बहुत सी ऐसी विदेशी संस्कृति आई थी। कहने का मतलब कि उनके रहन सहन का तरीका, अगर आज कोई विदेशी आता है, उसके रहन सहन का तरीका अगर हम सीख लेते हैं तो हम उनसे प्रभावित हुए। लेकिन अगर हम अपने रहन सहन का तरीका, खान पान का तरीका अगर हम उनको सिखाते हैं, तो मतलब वो हमारे संस्कृति में घुल मिल गए। तो भारतीय संस्कृति इतनी मजबूत थी कि जो भी विदेशी आए वो यहीं पे मिल गए, यानी कि भारतीय संस्कृति में मिल गए। यानी भारतीय संस्कृति को वे प्रभावित नहीं कर पाए, बल्कि भारतीय संस्कृति ने उन्हें प्रभावित कर दिया। और विघटनकारी तत्व, यानी कि ऐसे तत्व भी आए जो इस विविधता को तोड़ना चाहा, विविधता को यानी कि लोगों को अलग अलग करना चाहा, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। तो सामंजस्यता को बढ़ावा, यानी जब जब दूसरे लोगों ने, विदेशियों ने ये प्रयास किया कि लोगों के बीच अखंडता को तोड़ा जाए, इनके बीच में भेदभाव पैदा किया जाए, तो वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों ने सामंजस्यता को बढ़ावा दिया और लोगों को कहीं बताया कि मतलब सही नहीं है एक दूसरे को किसी की बुराई किया जाए। तो हमेशा सामंजस्यता खोजते थे कि
कि कोई ऐसा कारण निकाला जाए कि हम सभी एक रह सके, क्योंकि उन सभी का स्वप्न था कि हम सभी एकता के बंधन में बंधे रहें। तो इसीलिए वे ये कारण ढूंढ रहे थे कि किस तरह हम एक रहें, और अलग करने की कोशिश यही है। तो सामंजस्यता को बढ़ावा मिला। और भारतीय लोग के बारे में क्या बात की गई यहाँ पे, कि भारत के किसी भी कोने में जाने पर अपनापन की अनुभूति होती है। अगर भारतीय लोग, भारत इतने बड़ा क्षेत्र में जो फैला हुआ है, अगर कोई भी भारतीय अपने ही देश में एक कोने से उठकर दूसरे कोने में जाकर बसता है या रहता है कुछ दिन, तो उसे वही अपनापन की अनुभूति होती है जो अपने जगह पे करता था। तो इससे भी पता चलता है कि हमारी संस्कृति किस तरह से फैली हुई है। लेकिन वही भारतीय लोग अगर दूसरे देशों में जाते हैं तो उन्हें अजनबीपन और विदेशी होने की अनुभूति होती है, कि यहाँ पे बहुत ही अजीब लग रहा है, हम एक विदेशी की तरह रह रहे हैं। वही मैंने आपको बताया था मैप के हिसाब से कि अगर कोई तमिलनाडु के लोग अगर अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो वो अपनापन का अनुभव करेगा, लेकिन अगर कोई जम्मू या कश्मीर या फिर पंजाब के कोई लोग अगर चाइना में चले तो क्या होगा, विदेशी की तरह अनुभव करने लगे कि हम विदेशी हैं, यहाँ पे अजीब सा लगेगा उन्हें। तो इतनी कम दूरी में भी क्या हो, उन्हें अपनापन महसूस नहीं हुआ। लेकिन भारत में एक इतने जगह से इतना दूरी तय करने के बाद जाने पर भी उन्हें अपनापन की अनुभूति हो रही है। तो ये भारतीय संस्कृति की देन है। कहते हैं विदेशी लोग तो भारत में बसने के 2-3 पीढ़ी के बाद पूर्ण रूप से भारतीय बन जाते हैं। लेकिन ये संस्कृति की विशेषता है कि अगर कोई आदमी भारतीय नहीं है और अगर वो कहीं से आता है, कहीं विदेश से आता है और भारत में बस जाता है, तो 2-3 पीढ़ी के बाद वो भारत में इस तरह से रहने लगे कि वो पूरी तरह से भारतीय है, यानी कि भारत की संस्कृति में पूरी तरीके से घुल मिल जाएगा। और अगर वो फिर से अपने देश जाना चाहे, अपने जगह पे जाना चाहे, तो वहां पे उसे अजनबीपन की अनुभूति होने लगेगी। किसी देश की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना अन्य देशी समूह से की जाती है। अब यहाँ पे ये बात सामने आती है कि अगर हम अपने देश की तरफ देखें, अपने देश की तुलना करें एक राज्य से दूसरे राज्य से, तो हमें बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती है कि इस राज्य में ये है, इसमें वो नहीं है, यही संस्कृति को मानता है, इसमें ये भाषाएं बोली जाती है, यहाँ के लोग ये पहनते हैं, यहाँ के लोग वो नहीं पहनते हैं। तो बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। लेकिन इसकी एकता कब प्रकट होगी, जब हम पूरे राष्ट्र की यानी पूरे भारत की तुलना किसी दूसरे देश से करेंगे। तो जैसे मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया था कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम अगर नेशनल लेवल पर किसी दूसरे देश के साथ खेलती है तो क्या है, एकता की अनुभूति हो रही है, यानी कि वहां पे एकता प्रकट हो रहा है कि भारतीय टीम किस तरह से। वहीं भारतीय टीम अगर भारत के अंदर ही आईपीएल में अगर दूसरे अलग अलग टीमों से खेलती है, अपने ही देश के अंदर अलग अलग टीमों में बांटकर, तो हो सकता है कि एक टीम दूसरे से ज्यादा ताकतवर हो, कोई और कमजोर हो। तो जब हम अपने अंदर ही जब किसी एक का दूसरे से तुलना करते हैं तो उस समय वो एकता का भाव नहीं आता है। लेकिन जब सभी को एक सामूहिक रूप से एक करके जब किसी दूसरे के साथ तुलना करते हैं तब उसकी एकता सामने आती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार नहीं थी। उस दौरान सामंती धार्मिक या जाति संबंधों का महत्व अधिक था। यानी आज जो आधुनिक राष्ट्र के विचार हैं वो प्राचीन और मध्य काल में नहीं था। उस समय क्या चल रहा था, सामंती धार्मिक और जाति संबंध का अधिक महत्व था। यानी राजा लोग जमींदारों को क्या करते थे, सामंत के रूप में मान्यता देते थे। वही सामंत राजा के दरबार में रहते थे, बहुत सारे कार्य करते थे। साथ ही धार्मिक लोगों को धर्म के अनुसार पहचाना जाता था। लोगों को अलग अलग जातियों में बांट दिया गया था। लेकिन आज क्या है, आधुनिक राष्ट्र के विचार है। यानी कि आज अगर कोई भारत से कोई भी किसी भी धर्म का लोग अगर दूसरे जगह जाता है तो उसे भारतीय कहा जाएगा, ना कि उसके धर्म के आधार पे
उसे बुलाया जाएगा। इसके बारे में अगले पृष्ठ में देखते हैं। राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा। तो हिंदुस्तानी या भारतीय, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, इसका क्या मतलब है कि आज राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा है, यानी हम सभी क्या है, पहले हिंदुस्तानी या भारतीय हैं। अगर एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाएगा। यानी कि अगर कोई यहाँ से अगर किसी ईसाई को अगर दूसरे देश में भेजा जाए तो उसे ईसाई नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी माना जाएगा कि ये हिंदुस्तान से आया है। तो ये क्या है, ये राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा है। जबकि मध्यकाल और प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, जैसे कि हम अभी देखे हैं जस्ट कि मध्यकाल में सामंती, धार्मिक, यही सब चीज था। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है कि राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा है। भले ही आज भी धर्म के हिसाब से लोग हैं, धार्मिक रूप से उन्हें पहचाना जाता है, लेकिन अगर कहेगा कि अगर कोई हिंदुस्तानी ईसाई अगर दूसरे देश में जाता है तो उसे ईसाई न मानकर उन्हें क्या माना जाएगा, हिंदुस्तानी माना जाएगा। और इसी प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी अन्य देश में जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, हिंदुस्तानी ही समझा जाएगा। ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये इसका सार है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर सवाल भी बन सकते हैं। तो इस तरह कभी कभी जब लगे कि पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप उसे लिख लिया कीजिए। तो अगर साथ ही अगर मुस्लिम की बात करें तो अगर कोई हिंदुस्तान से एक मुसलमान भी जाता है किसी ऐसे देश में जहाँ पे मुस्लिमों का बोलबाला है, यानी मुस्लिम लोगों की संख्या अधिक है, मेजोरिटी में है, फिर भी इस भारतीय मुसलमान को मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुस्तानी ही कहा जाएगा। तो यही है राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा। तो इसका प्रश्न भी आ सकता है, तो आप समझ लीजिए किस तरह से लिखना है। अतः राष्ट्र मातृभूमि की तस्वीर। तो ये आखिरी टॉपिक था हमारा कि मातृभूमि की तस्वीर। मातृभूमि बोलने से हमारे मन में क्या तस्वीरें उभरती हैं इसके बारे में। तो भले ही लोग एक दूसरे से देखने में एक सा है, एक दूसरे भाषा से मैं ठीक है, लेकिन उनकी जो सोचने का जो तरीका है, यानी उनकी जो सोच है, तरीका बात नहीं, उनकी जो सोच है वो एक सा तो नहीं हो सकता है। अगर कोई दो व्यक्ति है, कोई दो भाई बहन भी है, तो दोनों का सोच तो अलग अलग होगा। उसी तरह से अगर मातृभूमि कहने पर सभी लोगों के मन में, अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग तस्वीरें बनती हैं कि हम मातृभूमि बोल रहे हैं तो हमारे मन में क्या तस्वीर उभर रहा है। तो ये डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो नेहरू जी के मन में क्या तस्वीर उभरता है जब वे मातृभूमि के बारे में सोचते हैं, तो वो दिया गया कि दूर दूर तक फैले मैदान। जब वे मातृभूमि के बारे में सोचते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि दूर दूर तक मैदान फैला हुआ है और उस पर छोटे बड़े गांव बसे हुए हैं, छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, शहर हैं, जहां से उन्होंने इतिहास की जानकारी प्राप्त किया। विशाल नदियां हैं जो से बह रही है और जादुई बरसात, यानी बरसात, ऐसा बरसात जो झुलसी हुई जमीन को पानी देकर उसे हरियाली में बदल देती है। और खैबर पास, जो पता है खैबर पास जो एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है दर्रा, और दर्रा बोलते हैं दो पहाड़ों के बीच में जो जगह बचा हुआ होता है उसको दर्रा बोलते हैं। तो ये खैबर पास का है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए एक पर्वत निकलती है, हिंदुकुश पर्वत, उसी पर्वत पर ये खैबर पास है। पूरी तरीके से ये बर्फ से ढका हुआ है, तो वो उसके बारे में सोचते हैं। और वसंत ऋतु में कश्मीर घाटी का दृश्य, यानी कश्मीर में वसंत घाटी का दृश्य बहुत ही मनमोहक लगता है। घाटियों में फूल जो है वो कलियों से लदे हुए होते हैं और झरना एक बहुत ही सुंदर आवाज में बहते रहता है वहां पे। तो नेहरू जी के मन में मातृभूमि कहते ही ये सभी चीजें उभरने लगती हैं। तो सब लोगों की अलग अलग अवधारणाएं हैं, अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग सोच है।
और इसी तरह से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आती है। तो आज ये दोनों चैप्टर का, दोनों सब टॉपिक का फ्लो चार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा, कोशिश करेंगे आपको जवाब देने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जन संस्कृति। उसके बाद में ये चैप्टर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से रिवाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, चैप्टर 3। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।